हेलो माय यूट्यूब फैमिली। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आइए अब कहानी की ओर चलते हैं। ध्रुति काव्यांश एपिसोड 11। अब नेक्स्ट। ध्रुति की चीख सुनकर काव्यांश जल्दी से पलट जाता है तो देखता है ध्रुति हॉल में रखे सोफे पर चढ़ी हुई है और सोफे के पास छिपकली गिरी हुई थी। काव्यांश ध्रुति को देखता है जो अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके उस छिपकली को देख रही थी। ध्रुति की चीख सुन घर के सभी लोग वहां आ जाते हैं और ध्रुति को देखने लगते हैं। ध्रुति अपनी रोनी शक्ल बनाकर मीनाक्षी जी को देखती है और बोलती है, माँ देखो ना, ये पता नहीं कहाँ से मेरे ऊपर आकर गिरी। ध्रुति को ऐसे देख सबकी हंसी छूट जाती है और सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। ध्रुति बचपन से ही छिपकली से बहुत ज्यादा डरती थी, इसीलिए घर में सबको पता था। ध्रुति काव्यांश को देख बोली, हुकुम सा इसे हटा दीजिए ना प्लीज। अगर आपने इसे नहीं हटाया ना तो मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी। काव्यांश ध्रुति के पास जाता है और उसे सोफे से नीचे उतार देता है। ध्रुति को जैसे ही ये बात समझ आती है वो अपनी आंखें बंद कर उछलने लगते हैं। हुकुम सा हमें बचा लीजिए आ। काव्यांश ध्रुति के मुंह पर हाथ रख देता है और बोलता है, सब ठीक है हुक्मरानी साहब, वो छिपकली भाग गई। फिर ध्रुति का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, आपकी आवाज इतनी मीठी थी कि उसे सुनकर वो चली गई। ध्रुति अपनी आंखें खोलकर उस तरफ देखती है जहां वो छिपकली गिरी थी। फिर एक गहरी सांस लेकर बोलती है, चली गई। फिर बारी बारी सबको देखती है। सब अपना मुंह दबाकर धीरे धीरे हंस रहे थे। ध्रुति ने उन सबको देखकर अपना मुंह फुला लेती है और बोलती है, आप सब हम पर हंस रहे हैं ना। सब ध्रुति को देख जल्दी जल्दी नाव में गर्दन हिलाते हैं। कुछ ध्रुति को देख अपने मन में बोलता है, हाय कितनी प्यारी है आप ध्रुति। बस एक बार हमारे हाथ लगे, हम तो जन्नत की सैर कर आए। और अपने होठों पर काटने लगता है। तन्वी की नजर जब अपने भाई पर जाती है तो वह देखती है कि उसका भाई कैसे ध्रुति को हवस भरी नजर से देख रहा है। ये देख उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। काव्यांश ध्रुति के बालों को सहलाते हुए बोलता है, सब ठीक है, अब हम निकलते हैं। काव्यांश वहां से चला जाता है। सब वही सोफे पर बैठ जाते हैं। तभी नीरव बोलता है, अब हमें भी इजाजत दे दीजिए जाने की राजा साहब। नीरव की बात सुन मीनाक्षी बोली, अरे अभी क्यों, अब कल तक रुक जाइए। कल काव्यांश के आने के और उनकी शादी हो जाने की खुशी में हमने घर में पार्टी रखी है, तो आप कुछ दिन रुक जाइए भाई साहब, हमें अच्छा लगेगा। मीनाक्षी जी की बात सुन उर्मिला बोली, लेकिन रानी साहब बहुत दिन हो गए, हमें तो काव्य बेटी से मिलने आए थे, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा बिजी है। मीनाक्षी उर्मिला की बात सुनकर फीकी सी स्माइल करके बोली, हाँ वो तो है, लेकिन क्या कर सकते हैं अब। उससे तो हम उससे भी अभी तक अच्छे से बात नहीं की है। उनकी बात सुन उर्मिला जबरदस्ती हंसते हुए बोली, हाँ अब जिम्मेदारी भी उनकी बड़ी है। फिर अपने मन में बोलती है, हमारे सारे प्लान का गुड़ गोबर कर दिया। कहा हम यहाँ तन्वी की शादी की बात करने आए थे और कहा ये पहले से ही अपनी बीवी को उठाकर लेके आ गया। ध्रुति जो कब से उर्मिला को नोटिस कर रही थी वो उर्मिला के चेहरे के भाव को बदलते देख उसे टोकते हुए बोली, आंटी आप ठीक तो हैं। ध्रुति की आवाज सुन उर्मिला हड़बड़ा जाती है और थोड़ी हकलाई हुई आवाज में बोलती है, अरे नहीं बेटा, हमें क्या हुआ है, हम तो एकदम ठीक है। अचानक ध्रुति की नजर कुश पर जाती है। कुश उसे बहुत देर से घूर रहा था। उसके आंखों में हैवानियत साफ नजर आ रही थी। कुश ने जब देखा कि ध्रुति की नजर उस पर है तो उसने अपने एक आंख मार दी और अपने होठों पर अंगूठे से रब करने लगा। ध्रुति ने उसे नफरत से देखा और अपने मन में गालियां निकाली और उसने अपनी नजरें फेर ली। कुछ उसे देखकर सोचने लगा कैसे उसने पहली बार ध्रुति को देखा था। ध्रुति और काव्यांश की शादी के एक दिन पहले ध्रुति कायरा के साथ हॉस्पिटल से बाहर रुककर एक पेशेंट से बात कर रही थी। तभी वहां इमरजेंसी में किसी को लाया गया तो कायरा और ध्रुति भी उस आदमी के पीछे चले गए।
जाते वक्त ध्रुति किसी से टकरा जाती है। गिरने के डर से ध्रुति अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। तभी ध्रुति का हाथ कोई पकड़ लेता है, जिसके कारण ध्रुति नहीं गिरती। ध्रुति अपनी आंखें खोलकर सामने देखती है। जिस इंसान ने ध्रुति को पकड़ा था, वो ध्रुति को देखकर कहीं खो सा जाता है। ध्रुति उसे थैंक्स बोलकर जैसे ही जाने को होती है, तो वो आदमी ध्रुति का हाथ कसकर पकड़ लेता है, जिसे महसूस कर ध्रुति उसे देखती है। वो आदमी ध्रुति को देख बोला, अरे मैडम, इतनी भी क्या जल्दी है? ध्रुति उसे नासमझी से देख बोली, क्या मतलब है आपका? और हमारा हाथ छोड़िए। वो आदमी और कोई नहीं, कुश था। कुश उसे अपनी इंटेंस नजरों से देख बोला, मेरा मतलब है, क्या ख्याल है आपका हमारे बारे में? बस एक बार हाँ कहिए, रानी बना के रखेंगे आपको। ध्रुति उसे कुछ बोलती कि तभी कायरा ध्रुति को वहां से लेके जाती है और कुश को एक वार्निंग लुक देती है। कुश ध्रुति के जाने के बाद अपने सीने पर हाथ रख वहां सहलाते हुए बोला, हाय क्या खूबसूरती है, एकदम कयामत। फिर कुश वहां से चला जाता है और ध्रुति के बारे में जानकारी निकालने लगता है, लेकिन उसे ध्रुति के नाम के सिवा उसे ज्यादा कुछ पता नहीं चलता। और अगले दिन जब वो ध्रुति को देखने हॉस्पिटल जाता है, तो उसे ध्रुति नहीं मिलती। फिर जब वो कावेश के साथ ध्रुति को देखता है, तो एकदम से शॉक हो जाता है। अब बस वो ध्रुति को पा लेना चाहता था और उसे यहाँ से दूर लेके जाना चाहता था, जिससे उसका भी काम हो और उसके बहन हाथ भी। ध्रुति मीनाक्षी जी से, हाँ माँ, हमें पार्टी की तैयारी करनी है ना? मीनाक्षी उसे हाँ में जवाब देती है और उसे अपने कमरे में लेके जाती है। फिर दोनों सबके बारे में डिस्कस करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ एरी और कायरा चुपचाप सोफे पर बैठे थे। एरी बोरियत से बोला, यार कायरा दी, घर तो बहुत खाली खाली लग रहा है। कायरा एरी को देख सैड सा फेस बनाकर बोली, हाँ ध्रुव नहीं है ना, अभी होती तो सबको सुनाती रहती। उन दोनों की बात सुन कायरा की माँ बोली, अब उसकी शादी हो गई है तो अब ये घर हमेशा ऐसा ही रहेगा, खाली खाली। तभी कायरा का फोन रिंग होता है और वो अपना फोन देख बहुत खुश हो जाती है और झट से फोन उठा लेती है। फोन की दूसरी साइड ध्रुति थी। ध्रुति कायरा से, कायू तुम रेडी होकर मैक्सेस मॉल के बाहर आ जाना। कायरा, पर क्यों? ध्रुति उसके बात सुन बोली, तुम्हें जितना कहा है उतना करो और एरी को भी साथ लेके आ। कायरा ध्रुति से, यस मैडम, और कोई हुक्म? ध्रुति, और कुछ नहीं, चल जल्दी आना। इतना कहकर ध्रुति फोन रख देती है और जैसे सामने देखती है, उसकी आंखें छोटी छोटी हो जाती है। ध्रुति सामने देखती है कि तन्वी मीनाक्षी के कमरे के बाहर खड़ी होकर कुछ कर रही है। ध्रुति उसे देखने के लिए वहां जाती है तो तन्वी अपने हाथ पीछे कर लेती है और ध्रुति को फीकी से स्माइल देकर चली जाती है। ध्रुति उस साइड देखती है जहां तन्वी गई थी। ध्रुति को समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ अभी क्या कर रही थी। ध्रुति ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी। एक दो कदम चलने पर ध्रुति का पैर स्लिप हो जाता है। ध्रुति गिरती से पहले ही वहां कुश आ जाता है। कुश जैसे ही ध्रुति को पकड़ने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाता है, ध्रुति ये देख खुद को गिरा देती है। ध्रुति के गिरते ही कुश उसे उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा देता है, लेकिन ध्रुति उसे इग्नोर कर खुद ही उठने लगती है। कुश ध्रुति को देखकर बोलता है, हुकुम रानी सा, हम इतने भी बुरे नहीं कि आप हमारी हेल्प भी नहीं लेना चाहती। ध्रुति उसे इग्नोर कर उठकर खड़ी हो जाती है और अपने पैरों के पास देखती है। वहां पर तेल गिरा हुआ था, जिसे देख ध्रुति को बहुत गुस्सा आता है और वो कुश को देखकर बोलती है, सच में दुनिया में इतने घटिया लोग भी होते हैं। कुश उसे देखकर बोलता है, घटिया तो पूरी दुनिया है हुक्मरानी सा, अगर आप जैसे लोग सामने हो तो नीयत बिगड़ ही जाती है। वैसे मेरे पास आपके लिए खास ऑफर है, क्या बोलती हैं आप? ध्रुति उसे अपने एक उंगली दिखाते हुए बोली, आपके ऑफर आप अपने पास ही रखिए और हमसे तो 100 कदम दूर ही रहिए, समझी आई? कुछ अपने सीने पर रब करते हुए बोलता है, उफ इतनी गर्मी, सच में हुकुम सा के तो बड़े मजे हैं। कुछ की घटिया बातें सुन ध्रुति अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोलते हैं, गर्मी तो हम में बहुत है, अगर कोई छू भी ले
तो जल जाएगा। 2 दिन घर में है तो शांति से रहिए, नहीं तो हमें हुकुम शाह को आपके ऑफर के बारे में बताना पड़ेगा। इतना बोल ध्रुति धीरे धीरे कदम लेते हुए अपने कमरे में जाते हैं। ध्रुति के जाते ही वहां तन्वी आ जाते हैं, जो एक पिलर के पीछे छुपी हुई थी। तन्वी खुश से, सच में ये लड़की हमारे गले में फांसी का फंदा बन पड़ी है, इसका जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। कुश ध्रुति के कमरे की तरफ देखकर अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कान लाकर बोला, उसे तो मैं देख लूंगा, तुम उसकी चिंता मत करो, अभी अपना ध्यान उस कामेश के ऊपर दो। तन्वी अपना मुंह बनाकर जाने लगती है तो उसका पैर फिसल जाता है और वो धड़ाम के आवाज के साथ नीचे गिर जाती है और उसके मुंह से चीख निकल जाती है, आउच, मम्मा लग गई। कुश उसे उठाता है और उसके कमरे में लेके जाता है। ध्रुति का कमरा। ध्रुति कमरे में आकर जल्दी से दरवाजा लगा देती है और जाकर सोफे पर बैठ जाती है। उसके कमर में और पैर में गिरने के कारण मोच आ गई थी। ध्रुति अपनी साड़ी को थोड़ा ऊपर करके देखती है कि उसके पैर पर हल्का हल्का रेड हो गया था। ध्रुति तन्वी को कोसते हुए बोलती है, इस लड़के को ना कुछ करना पड़ेगा। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है जो मेरे पीछे नहा धोकर पड़ गई है। ध्रुति सब सोच ही रही थी कि उसे मीनाक्षी की आवाज आती है, बेटा चलो जल्दी, हमें देर हो रही है। मीनाक्षी जी की आवाज सुन ध्रुति को याद आता है कि उसे मॉल जाना है। वो जल्दी से उठ जाती है, जिस कारण उसके कमर में दर्द की लहर दौड़ जाती है। ध्रुति अपनी कमर पर हाथ रख बोली, उस तन्वी की बच्ची को तो मैं बाद में देख लूंगी। फिर ध्रुति सब इग्नोर कर अपना पर्स और फोन लेकर कमरे से बाहर जाती है। ध्रुति थोड़ा धीरे चल रही थी क्योंकि उसके अभी भी दर्द हो रहा था। मीनाक्षी और ध्रुति जैसे ही महल के बाहर आती है, पीछे से उर्मिला और तन्वी आकर बोलते हैं, रानी साहब, अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो हम भी चलते हैं आपके साथ, वैसे भी महल में रहकर क्या करेंगे। मीनाक्षी ना चाहते हुए भी एक खिसियानी हंसी हंसते हुए उन्हें बोलती है, जी बाई सा, आइए ना, हमें कैसी तकलीफ होगी, आपको थोड़ी ही हमें उठा कर लेके जाना है। फिर ध्रुति को देखकर बोलते, क्यों बहू, हमने सही कहा ना। ध्रुति भी मीनाक्षी जी का साथ देते हुए बोली, जी आंटी, अब आप हमारे मेहमान हैं, हम आपको कैसे नाराज कर दे। ध्रुति ने मेहमान शब्द पर जोर देते हुए कहा। ध्रुति की बात सुन तन्वी और उर्मिला का मुंह बन जाता है और तन्वी उसे देखकर मन में बोलती है, बस आज का दिन जितना चाहे उतना उड़ लो तुम, फिर इस महल पर मेरा हक होगा। ये बोलते वक्त तन्वी के फेस पर डेविल स्माइल थी। तन्वी और उर्मिला एक गाड़ी में जाते हैं और मीनाक्षी जी ध्रुति एक गाड़ी में जाते हैं। मॉल पहुंचकर ध्रुति को कायरा और एरी मिल जाते हैं। ध्रुति उन दोनों को मीनाक्षी को मिला देती है। एरी को देख मीनाक्षी जी की आंखें थोड़ी नम हो जाती है और वो एरी को अपने सीने से लगा लेती है। एरी को भी मीनाक्षी जी से मिलकर अच्छा लगता है। फिर वो चारों मिलकर शॉपिंग करने लगते हैं। तन्वी और उर्मिला भर भर कर शॉपिंग कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ कावेश अपने केबिन में बैठ तेजी से लैपटॉप पर अपनी उंगलियां चला रहा था। तभी उसके केबिन का गेट क्रुश नॉक करता है। कावेश उसे अंदर आने को कहता है तो क्रुश जाकर कावेश के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो जाता है। उसे देख कावेश उसे बोलने का इशारा करता है तो क्रुश बोलना स्टार्ट करता है, हुकुम सा, हुकुम रानी सा और रानी सा मॉल चली गई है। उसकी बात सुन कावेश ने उसे बिना देखे ही कहा, ठीक है, उन पर नजर रखो। क्रुश, जी हुकुम सा, और 15 मिनट बाद आपकी मीटिंग है। कावेश उसे हाँ में जवाब देता है और कहता है, मेरे लिए एक कप ब्लैक कॉफी भेजो। क्रुश कावेश को, जी हुकुम सा, हम अभी ला देते हैं। ये कहकर क्रुश वहां से चला जाता है। 15 मिनट बाद कावेश अपनी मीटिंग के लिए मीटिंग रूम में जाता है। उसके मीटिंग रूम में आते ही सब लोग खड़े हो जाते हैं। कावेश जाकर एकदम रौबदार तरीके से चेयर घुमाता है और उस पर बैठ जाता है। कावेश के बैठते ही सब लोग अपने अपने चेयर पर बैठ जाते हैं। फिर मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। कावेश का चेहरा एकदम कठोर था और वो ध्यान से सब देख रहा था। लगभग 2 घंटे बाद मीटिंग हो जाती है तो कावेश क्रुश को देखकर बोलता है, डील साइन कर लेना और मुझे डिटेल्स बनाकर
दे देना, अभी मैं निकल रहा हूँ, तुम सब देख लेना। पुरुष उसे हाँ कहता है तो काव्य सामने वाली पार्टी से हाथ मिलाकर वहां से चला जाता है। शॉपिंग मॉल। धृति सबके लिए शॉपिंग कर लेती है और अपने बैग्स बॉडीगार्ड्स के हाथ में सौंप कर मीनाक्षी जी के साथ आगे बढ़ने लगती है। तन्वी और उर्मिला ने बहुत शॉपिंग की थी और वो दोनों मजे से आगे बढ़ रहे थे। धृति ने उन दोनों को देखा और मीनाक्षी जी पेमेंट करने के लिए जैसे ही जाती है, धृति जिद करके खुद पेमेंट कर देती है और वो लोग मॉल से बाहर जाने लगते हैं। तन्वी और उर्मिला जैसे ही मॉल के चेकिंग एरिया में आते हैं, वैसे ही जोर जोर से सायरन बजना चालू हो जाता है। इतनी तेज सायरन की आवाज सुन तन्वी और उर्मिला एकदम से शॉक हो जाते हैं। जल्दी से सिक्योरिटी गार्ड आगे आकर तन्वी और उर्मिला को पकड़ लेते हैं। तन्वी उनको देख चिढ़कर बोलती है, आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमें पकड़ने की। तभी वहां पर स्टाफ मेंबर और मैनेजर आता है। मैनेजर तन्वी से, सॉरी मैम, लेकिन हम आपके बैग्स चेक करना होगा और प्लीज हमें पेमेंट की रिसिप्ट दिखाइए। तन्वी उनकी बात सुन एकदम से खामोश हो जाती है और मीनाक्षी जी को देखने लगती है। मीनाक्षी जब देखती है कि का तन्वी उसको देख रही है तो वो धृति को देखती है। धृति मीनाक्षी को देख बोलती है, क्या हुआ माँ? मीनाक्षी जी, बेटा वो रिसिप्ट मांग रहे हैं। धृति उन्हें देख बोली, हाँ माँ, तो उन्होंने शॉपिंग की है तो उनके पास रिसिप्ट तो होगी ना। मीनाक्षी जी, लेकिन बेटा पेमेंट तो आप करने गई थी ना। धृति, हाँ माँ, हमने हमारा पेमेंट कर दिया है। धृति की बात सुन तन्वी को बहुत गुस्सा आता है और वो चिढ़कर धृति से बोलती है, तुम्हारे बोलने का मतलब क्या है धृति? धृति उसे देख एक डेविल स्माइल देके बोली, हमारा मतलब है कि हमने हमारा पेमेंट कर दिया। धृति की बात सुन तन्वी गुस्से से अपने दांत चबाते हुए बोली, और हमारा? तन्वी की बात सुन धृति थोड़ा ड्रामा करते हुए अपनी मासूम सी शक्ल बनाकर बोली, तुम्हारा? तुम करोगे ना, हमने हमारा कर दिया। क्या तुम्हारा भी हमें ही करना था? सॉरी, हाँ हमें नहीं पता था। एक मिनट, क्या तुम बिना पेमेंट किए ही जा रही थी? धृति की बात सुन तन्वी को बहुत इंसल्ट जैसा महसूस होता है, इसलिए वो गुस्से में धृति को देखती है। अपनी इतनी इंसल्ट होती देख तन्वी आग बबूला हो जाती है और गुस्से में सारे बैग्स जमीन पर गिरा देती है, जिसे देख मैनेजर तन्वी को घूर कर देखता है और बोलता है, मैम, ये अपना ड्रामा आप कहीं और जाकर करिए, अभी हमारा पेमेंट कीजिए जल्दी। तन्वी अपने गुस्से में मैनेजर को उंगली दिखा के बोली, हाँ कर रही हूँ, इतना भी क्या, हमने शॉपिंग कर ली, और अपना कार्ड निकाल कर देती है। मैनेजर जल्दी से कार्ड लेकर उसमें से पेमेंट कर देता है। कुछ की कंपनी अभी थोड़ी लॉस में चल रही थी, जिस कारण वो लोग बहुत कम खर्चा कर रहे थे। आज तन्वी और उर्मिला ने ज्यादा शॉपिंग इसलिए की थी क्योंकि उन्हें लगा पेमेंट मीनाक्षी कर देगी, लेकिन धृति ने उनका अच्छा खासा बैंड बजा दिया। अब तन्वी को डर लग रहा था, अगर उसके भाई को पता चला कि उसने एक नहीं दो नहीं पूरे 5 लाख की शॉपिंग की है तो वो उसकी खटिया खड़ी कर देगा। मैनेजर ने उनका पेमेंट कर देता है और उसका कार्ड वापस कर उसे जाने के लिए कहता है। तन्वी धृति को देख अपने मन में बोलती है, तुमसे तो मैं बाद में निपट लूंगी, बहुत उड़ रही है ना, नहीं तुम्हें जमीन पर लाकर पटका ना तो मेरा नाम भी तन्वी नहीं। सब मॉल से बाहर निकल जाते हैं। तन्वी वहां काव्यांश की कार आकर रुकती है। राका गाड़ी से बाहर निकलकर धृति के पास जाता है और बोलता है, हुकुम रानी सा, हुकुम सा, आपका गाड़ी में वेट कर रहे हैं। धृति उसे देखकर हाँ में जवाब देती है और सबको बाय बोलकर और एरी को अपना ख्याल रखने का बोल वो काव्यांश की गाड़ी की तरफ जाती है। तन्वी और उर्मिला अपने आंखों में जलन और नफरत लिए धृति को घूरे जा रही थी। धृति जाकर काव्यांश के पास बैठ जाती है। धृति के बैठते ही काव्यांश उसे खींच कर अपने करीब कर लेता है। धृति काव्यांश के ऐसा करने पर अपने आंखें बड़ी बड़ी करके काव्यांश को देखती है और उससे दूर होते हुए बोलती है, क्या कर रहे हैं आप हुकुम सा, हम गाड़ी में हैं। काव्यांश धृति के गर्दन पर सूंघते हुए बोलता है, तो क्या हुआ? धृति काव्यांश की गर्म सांसें अपने गर्दन पर महसूस कर एकदम से सिहर जाती है और अपनी साड़ी को मुट्ठी में भर कर आंखें बंद करके बोलती है,
प्लीज हुकुम साहब रुक जाइए। ध्रुति के ऐसा कहने पर काव्यांश रुक जाता है और ध्रुति को देखने लगता है। ध्रुति जब अपने गर्दन पर काव्यांश की सांसों को महसूस नहीं करती, तब ध्रुति एक गहरी सांस लेकर अपनी आंखें खोलती है। आंखें खोलते ही उसके सामने काव्यांश का हैंडसम सा फेस उसे दिखता है। काव्यांश एकटक ध्रुति को ही देख रहा था, जिसे देख ध्रुति शर्मा जाती है। उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। जब काफी देर तक काव्यांश वैसे ही रहता है तो ध्रुति अपने एक हाथ से काव्यांश का चेहरा दूसरे साइड कर देती है। ध्रुति के ऐसा करने पर काव्यांश को ध्रुति का हाथ पकड़ लेता है और फिर से उसे देखने लगता है, जिसे देख ध्रुति को बहुत शर्म आ रही थी। जब काव्यांश अपनी नजरें नहीं हटाता तो ध्रुति चिढ़ जाती है और चिढ़ कर बोलती है, हुकुम सा अब आपने नजरें नहीं हटाई ना तो फिर कुछ सोचते, हम ना जोधपुर चले जाएंगे। ध्रुति की बात सुन गाड़ी में एकदम से टेम्परेचर गिर गया। ध्रुति को जब रियलाइज हुआ कि उसके मुंह से क्या निकल गया है तो उसने धीरे धीरे अपनी नजरें काव्यांश की ओर की और काव्यांश को देखकर ध्रुति को इतनी ठंड में भी पसीना आने लगा। काव्यांश की आंखें एकदम से लाल हो गई थी। उसका चेहरा एकदम से कठोर हो गया था, इतना कि उसके हाथों की और चेहरे की नसें उभर गई थी। उसका जबड़ा कसा हुआ था। काव्यांश बहुत ज्यादा डरावना हो गया था। ध्रुति ने उसे ऐसे देख अपना थूक गटकते हुए हकलाकर कुछ बोलना चाहा कि तभी गाड़ी में एकदम से कड़क गरजते हुए काव्यांश की आवाज पूरी गाड़ी में गूंज गई, स्टॉप द कार। काव्यांश की कठोर आवाज सुनकर ड्राइवर ने जल्दी से गाड़ी को ब्रेक लगाया। काव्यांश ने गाड़ी का ब्रेक लगते ही पीछे से आ रही गाड़ियां भी एक झटके के साथ रुक गई। ड्राइवर गाड़ी रोक जल्दी से बाहर निकल गया और उसके साथ ही राका भी कार से निकल गया। राका के कार से बाहर निकलते ही सब बॉडीगार्ड भी बाहर निकलकर काव्यांश और सबकी गाड़ियों को घेर लिया। राका ने जल्दी से अपने माथे पर आए पसीने को पोंछा और ऊपर की ओर देखकर बोला, हे भगवान, हुकुम रानीसा को बचा लेना। हुकुम सा के गुस्से से गाड़ी के अंदर काव्यांश ने सीट के नीचे एक बटन प्रेस किया, जिस कारण ध्रुति जिस सीट पर बैठी थी वो पूरी पीछे की ओर गई। सीट पीछे होते ही ध्रुति को एक झटका लगा और उसने अपना हाथ सीट पर टिका दिया, क्योंकि सीट पूरी बेड जैसी हो गई थी। काव्यांश ने उसे धक्का दिया तो ध्रुति सीट पर गिर गई। काव्यांश ध्रुति के ऊपर आकर अपने दांत भींचकर बोला, क्या कहा आपने हुकुम रानी सा? इस वक्त काव्यांश की आंखें आग उगल रही थी और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। ध्रुति ने हकलाते हुए कहा, गलती से मुंह से निकल गया, सॉरी। ध्रुति बहुत ज्यादा डरी हुई थी, उसे ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था। काव्यांश ने ध्रुति के दोनों हाथों को पकड़ा और सीट के ऊपर प्रेस कर दिया। फिर उसके गर्दन पर अपना मुंह ले जाकर गहरी सांसें छोड़ने लगा। ध्रुति ने अपनी गर्दन एक साइड कर दी। उसके दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि जैसे अभी उछलकर बाहर आ जाएगा। उसने अपनी आंखें बंद की और अपना मुंह थोड़ा सा खोल कर मुंह से सांस लेने लगी। डर के कारण उसके माथे पर अभी भी पसीना आ रहा था और वो हल्के हल्के कांप रही थी। काव्यांश ने ध्रुति की गर्दन पर जोर से काट लिया, जिससे ध्रुति की हल्की चीख निकल गई। काव्यांश ने अपनी आवाज एकदम धीमी की और डरावनी आवाज में ध्रुति के कान में बोला, हमने आपसे कुछ पूछा है हुकुम रानी सा। ध्रुति ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। ध्रुति के हाथों में बहुत दर्द हो रहा था। काव्यांश ने उसका हाथ बहुत जोर से पकड़ा था। काव्यांश को अब गुस्सा आ रहा था। उसने अपना एक हाथ ध्रुति के कमर पर रखा और उसे सहलाने लगा। अचानक ही उसने ध्रुति के कमर पर अपने नाखून धंसा दिए, जिससे ध्रुति की जोर से चीख निकल गई और उसने अपनी आंखें दर्द के कारण बंद कर दी। ध्रुति ने दर्द को बर्दाश्त करते हुए धीरे से बोली, सॉरी। काव्यांश ने ध्रुति के सीने को पकड़ लिया और उसे जोर जोर से मसलते हुए चिल्लाकर बोला, सॉरी सॉरी माय फुट। क्या कहा आपने? आपको हमसे दूर जाना है? ठीक है, जाइए, जाके दिखाइए हमें, हम भी देखते हैं आप क्या कर सकती हैं। इतना कहकर काव्यांश ने अपना गुस्सा शांत करने के लिए सीट पर जोर से मुक्का मार दिया। उसने इतने जोर से मारा था कि पूरी गाड़ी हिल गई। बाहर खड़े गार्ड्स और राका के तो पसीने छूट गए। पता नहीं अंदर क्या चल रहा है। कामेश ने ध्रुति को छोड़ दिया और उसके ऊपर से उठकर सीट ठीक की और चिल्लाकर बोला, राका। काव्यांश की आवाज सुन राका जल्दी से गाड़ी में बैठ गया और उसके साथ ड्राइवर भी बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट करके महल की तरफ चल पड़ा। ध्रुति अपना सर नीचे करके रो रही थी। वो तो बस काव्यांश को परेशान करना चाहती थी, लेकिन उसकी इस बात पर काव्यांश इतना गुस्सा हो जाएगा ऐसा उसने सोचा नहीं था। ध्रुति अपने मन में ही बोली, सच में हुकुम सा कितने बदल गए हैं।
गाड़ी जैसे ही महल पहुंची गई, काव्यांश ने तेजी से गाड़ी का दरवाजा खोला और एक झटके के साथ बंद कर दिया, जिसकी आवाज इतनी थी कि धृति ने अपनी आंखें मीच ली। फिर अपनी आंखें साफ कर चेहरे पर फेक स्माइल ला के गाड़ी से बाहर निकल गई। काव्यांश तेज कदम लेते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ा। काव्यांश को गुस्से में देख किसी को कुछ भी समझ नहीं आया। काव्यांश ज्यादातर गुस्से में ही रहता था, जिस कारण सबने उसे इग्नोर किया। कमरे में जाते ही काव्यांश ने अपना कोट निकाल कर सोफे पर फेंक दिया और अपने शूज भी उसने निकाल कर फेंक दिए और बाथरूम में चला गया। धृति भी महल में आ गई थी। उसने सबको स्माइल दी और अपने कदम रूम की तरफ बढ़ाए। जब वो रूम में आई तो देखा काव्यांश नहीं है। तभी उसे बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आने लगी, जिसे सुन वो समझ गई कि काव्यांश बाथरूम में है। 20 मिनट बाद काव्यांश बाथरोब पहनकर बाहर आ गया। उसे बाहर आता देख धृति उसके पास चली गई, तो काव्यांश उसे इग्नोर कर उसके साइड से निकल कर जाने लगा। काव्यांश को अपने आप को इग्नोर करता देख धृति को बहुत बुरा लगा। उसके आंखों में आंसू आ गए। उसने झट से काव्यांश का हाथ पकड़ लिया और उसके सामने जाके खड़ी हो गई। काव्यांश ने जब अपने हाथ पर धृति की पकड़ महसूस की तो वो रुक गया। धृति ने रोते हुए कहा, मैं आपसे वो सब नहीं बोलना चाहती थी हुकुम साहब, बस गलती से निकल गया। काव्यांश का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसने झट से धृति को पकड़कर दीवार से सटा दिया, जिससे धृति की चीख निकल गई। उसके कमर पर पहले ही चोट लगी थी, जिसके दर्द से वो अभी तक उबर नहीं पाई थी, और अब फिर से उसे उसी जगह पर चोट लग गई थी। काव्यांश ने उसकी कमर पकड़ ली तो धृति ने दर्द से अपनी आंखें बंद कर दी और उसके मुंह से एक सिसकी निकल गई। काव्यांश ने उसे और जोर से जकड़ते हुए कहा, दर्द हुआ हुकुम रानी साहब? हमें भी ऐसे ही दर्द हुआ था जब आपने उस बात को खंजर की तरह हमारे सीने में मारी थी। क्यों हुकुम रानी साहब, क्यों आप हर बार हमारे साथ ऐसा करते हैं? क्यों आपको हमारी मोहब्बत नजर नहीं आती? क्यों बार बार आप हमसे दूर जाने की कोशिश करती है? क्यों? फिर अपनी आवाज कठोर कर बोला, क्या चाहती हैं आप कि आप हमसे दूर जा पाएंगी? फिर चिल्लाकर बोलता है, करके तो देखिए ना। नहीं, मैंने इस धरती पर तबाही ला दी तो मेरा नाम भी काव्यांश राजपूत नहीं। फिर जोर जोर से हंसते हुए बोला, मरेगा, वो हर शख्स मरेगा जो आपके करीब आएगा, जो आपको हमसे जुदा करेगा। और एक कोशिश आपने की तो इस काव्यांश के बाहों में आपकी जिंदगी भर के लिए कैद होना पड़ेगा। काव्यांश की पागलों जैसी हरकतें देख धृति अंदर तक हिल गई थी। वो तो अपना दर्द भूलकर एकटक काव्यांश को देख रही थी। उसकी धड़कनें इस वक्त किसी रेलगाड़ी की तरफ फास्ट चल रही थी। क्या हो गया है इस आदमी को? ये सनकियों की तरह ऐसे क्यों कर रहा है? धृति के चेहरे के भाव देख काव्यांश हंसते हुए बोला, तेरे मोहब्बत का खुमार इस कदर सिर चढ़ गया है कि ये हुकुम सा तेरे इश्क के सनके हो गया। काव्यांश हंसते हंसते रुक गया और धृति के गर्दन पर जहां वो नाम लिखा था वहां सूंघते हुए बोला, तबाही है तू, मेरे जिस्म की रूह है तू, ना कर इस दिल पर वार तू, कहीं हमारे मौत की वजह ना बन जाए तू। काव्यांश की बात सुन धृति झट से वो अपना हाथ काव्यांश के सिर पर रखा था और उसे अपने गर्दन पर धसा दिया। फिर रोते हुए बोली, बस हुकुम साहब बस, आगे से कभी भी ऐसा नहीं होगा। हम कभी आपसे जुदा नहीं होंगे। धृति की बात सुन काव्यांश उसके गले पर धीरे धीरे होठ चलाने लगा, जिससे धृति एकदम से सिहर गई। काव्यांश ने अपने हाथ धृति की कमर से फिसलाते हुए नीचे की ओर ले जाने लगा। तभी उसके हाथ पर कुछ गिला गिला लगा, जिसे महसूस कर काव्यांश को अजीब लगा। तो उसने अपना सिर थोड़ा घुमा के अपने हाथ को देखा। वो चौंक गया और उसने धृति की ओर देखा, जिसकी आंखें बंद थी और उसका चेहरा हल्का हल्का पीला पड़ गया था। काव्यांश झट से धृति से अलग हुआ और उसने धृति के साड़ी के प्लेट्स को निकाल दिया। काव्यांश के ऐसा करने पर धृति ने झट से अपनी आंखें खोल दी और काव्यांश को देखने लगी, जो बेचैनी से साड़ी निकाल रहा था। धृति ने जब उसे देखा वो एकदम से घबरा गई और घबराते हुए बोली, हुकुम साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? काव्यांश ने अपने चेहरे पर सनक भरे मुस्कान ले कहा, क्या कर रहे हैं हम हुकुम रानी साहब? क्या यह आपको बताना जरूरी है? आपको तो अच्छे से पता है हम अब क्या करेंगे। कहते हुए उसने एक झटके में धृति की साड़ी को उतार दिया और फिर धृति के सीने को चूमने लगा और एक हाथ से धृति के सीने को मसलने लगा। धीरे धीरे काव्यांश वाइट होता जा रहा था। उसने अपने एक हाथ को धृति के पेटीकोट के अंदर डाल दिया और फिर धृति के पैंट के ऊपर से ही उसके निचले वाले हिस्से के सॉफ्टनेस को अपने 2 उंगलियों से सहलाने लगा,
जिस कारण ध्रुति की सिसकारियां वहां पर गूंजने लगी। ध्रुति बहुत ज्यादा मौन कर रही थी। वही कावेश एक हाथ से ध्रुति के सॉफ्टनेस को सहला रहा था तो दूसरे हाथ से उसके ब्रेस्ट को दबा रहा था और उसके होठों पर, उसके गले पर उभार पर घूम रहे थे। पूरे कमरे का वातावरण गर्म हो गया था। ध्रुति हद से ज्यादा गर्म हो चुकी थी। अब उसकी पकड़ कावेश के कंधे पर कस गई थी और वो जोर जोर से मौन करते हुए बहुत मुश्किल से अपने मुंह से शब्द निकालते हुए बोली, बस हुकुम सा, अब हमसे सहन नहीं हो रहा है, रुक जाइए। उसकी ऐसी आवाज सुनकर और उसे मौन करता देख कावेश खुद को भी बहुत ज्यादा हार्ड महसूस कर रहा था। उसके निचले हिस्से का उभार भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। उसने तुरंत अपना हाथ ध्रुति के नीचे से हटा दिया और उसके पेटीकोट को उतार कर उसी के साथ उसके पैंटी को भी उतार दिया। इस वक्त उसका ध्यान सिर्फ ध्रुति को मौन करते हुए आवाज पर और उसके क्लीवेज पर ही था। उसने खुद की पैंट भी उतार दी और एक झटके में ध्रुति को कमर से उठाकर उसे साइड में रखे टेबल पर बैठा दिया और तुरंत ध्रुति को अपनी तरफ खींचकर वो तुरंत ध्रुति के निचले हिस्से में अपना पेनिस डाल दिया। कुछ ही देर में कामेश और ध्रुति जोर जोर से मौन कर रहे थे। कुछ देर में दोनों भी झड़ गए और फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए एक दूसरे के कंधे पर अपना सर रखकर खड़े थे। तभी कामेश को अपने हाथ पर थोड़ा सा गीलापन महसूस हुआ। उसने तुरंत अपना हाथ चेक किया तो उस पर खून लगा हुआ था, जिसे देख उसने एकदम से अपने और ध्रुति के नीचे वाले हिस्से पर देखने लगा, लेकिन वहां पर कोई भी खून नहीं था। जिसे देखकर उसने तुरंत ध्रुति के पूरे बॉडी को स्कैन किया तो उसे ध्रुति के कमर पर खून दिखाई दिया, जिसे देख वो एकदम से हैरान हो गया। कामेश ने ध्रुति के कमर पर खून देख जल्दी से ध्रुति को देखकर पूछा, ये खून क्या हुआ है आपको? ध्रुति ने जब देखा तो उसे याद आया कि जब वो गिर गई थी तब उसके कमर पर और पैर पर चोट लगी थी, जिसे उसने इग्नोर किया था। कावेश ने जल्दी से उसे बेड पर लिटाया और ड्रॉवर से मेडिकल किट निकालकर उसके कमर पर लगा खून साफ किया तो देखा वहां पर घाव था। कावेश ने उसकी पट्टी की और उसे घूरते हुए बोला, कहाँ से लगी ये चोट आपको? कावेश की बात सुन ध्रुति के मुंह में जैसे दही जम गई हो। अगर कावेश को पता चला तो पता नहीं घर में कैसे तूफान आ जाएगा। ध्रुति को चुप देख कावेश ने उसके गर्दन पर जोर से काट लिया, जिससे ध्रुति की चीख निकल गई और वो अपने विचारों से बाहर आई। कावेश ने अपनी आवाज सख्त करते हुए फिर से पूछा, कहाँ लगी ये चोट आपको हुकुमरानी साहब? ध्रुति डरते हुए बोली, वो पैर फिसल गया था तो लग गई। कावेश ने उसे बुरी तरीके से घूरते पूछा, कब लगी? ध्रुति अपनी नजरें चुराते हुए बोली, दोपहर को। ध्रुति की बात सुन अचानक ही कमरे का तापमान चेंज हो गया और उसी के साथ एक जोरदार आवाज गूंजी, मिलते हैं। हेलो एवरीवन, अगर आपको ये कहानी आगे जाननी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप भी जानना चाहते होंगे ना कामेश ध्रुति के बीच ऐसा क्या हुआ, उनका वाइल्ड रोमांस आगे भी आपको जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।